हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आपसे के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के रिजल्ट के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो कल जैसे कि आपको पता है 1 अगस्त को आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो गया था। फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में जिस भी किसी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था तो उन सभी कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ चुका है। तो जिनको कॉलेजेस अलॉट हुए हैं उनको अब आगे क्या करना है, एंड जिनको कॉलेजेस अलॉट नहीं हुए हैं एंड अगर उनको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो उनको क्या करना है। ठीक है, तो दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स के लिए मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, लाइक जिसको कॉलेज अलॉट हो चुका है तो उनकी रिपोर्टिंग वगैरह कैसे होगी, एंड अगर उनको अपना कॉलेज अपग्रेड करवाना है तो वो कैसे होगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, एंड जिसको कॉलेज नहीं मिला वो लोग अभी क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा अपने रैंक के अकॉर्डिंग, जो भी आपको एम्स अलॉट हुआ है। ठीक है, वो एम्स आपके सामने जो है मेंशन है। और बाकी FCNA का मतलब मैंने बता दिया था, फील्ड चॉइस नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल। यानी कि मान लो कोई कैंडिडेट है और उसकी रैंक थोड़ी ज़्यादा है, उसने सपोज 2 या 3 कॉलेजेस ही सिलेक्ट करे तो उसको हो सकता है कि वो ना मिले। ठीक है, और NRNP का मतलब है कि इन कैंडिडेट्स ने रजिस्टर ही नहीं किया। तो ये तो देखो एक तरीके से काउंसलिंग से बाहर ही हो चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जिसने रजिस्टर नहीं करा है वो सेकंड राउंड में नहीं कर सकता। ठीक है, और जिसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में रजिस्टर करा था एंड कॉलेज सपोज अगर उसको अलॉट नहीं हुआ है तो वही सेकंड राउंड में आगे जा सकते हैं। बाकी और फ्रेश कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन अब यहाँ पर नहीं होगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं एंड यहाँ पर उनके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जिनको कॉलेज मिल चुका है। तो पहले अभी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ उन कैंडिडेट्स की कि जिनको कॉलेज नहीं मिला उन्हें आगे क्या करना है अभी। तो देखो, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जिस किसी कैंडिडेट ने भी पार्टिसिपेट करा है एंड अगर उनको कॉलेज नहीं मिला तो आप जो है ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, एंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपको कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, मतलब मैं बता दूंगा अगर कोई ऑप्शन वगैरह आता है, बट ऐसा है कि कोई भी ऑप्शन वगैरह कुछ आता नहीं, आपको कुछ करना नहीं होता। मान लो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला तो वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली चला जाता है एंड खुद ही से पार्टिसिपेट हो जाता है, क्योंकि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ना तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना तो आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, सीधे क्या होगा, आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा जो भी सेकंड राउंड में आगे जाएंगे। अब सेकेंड राउंड में जाने के लिए चॉइस जो है वो उन कैंडिडेट्स के पास है जिनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो चुका है, क्योंकि उन्हें अभी 2 ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे, फ्रीज वाला और फ्लोट वाला, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे उनका मतलब उनकी जो भी चॉइस होगी, विश होगी कि उन्हें काउंसलिंग में सेकंड राउंड में जाना है, आगे नहीं जाना। लेकिन जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में चला जाएगा, एंड जब सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल पाया या नहीं मिल पाया। ठीक है, तो अभी आपको कुछ भी नहीं करना होगा, एंड कुछ करना भी होगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ रैंक देख सकते हो 1048 जनरल कैटेगरी तक। जनरल कैटेगरी में जो है 1048 रैंक तक कॉलेज मिला है। OBC कैटेगरी में 1712 तक मिला है। SC कैटेगरी में 4339, ST कैटेगरी में 8221 एंड EWS में 3441। ठीक है, तो देखो मेरे से प्लीज ये क्वेश्चन मत करो कि मेरी 2700 रैंक है तो मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, वो मैं कुछ भी नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि मिलना होगा तो आपको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा, एंड रैंक इस बार काफी ऊपर की है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा एंड बहुत सारे बच्चों ने चॉइसेस ही कम डाली हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि रैंक ऊपर चली जाती है, जिसने पूरे के पूरे एम सेलेक्ट करे होते हैं उनको कॉलेज मिल जाता है। तो यहां पर जो है अब बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, तो अब उन्हें आगे क्या करना और कब करना है। ठीक है, तो अब रिपोर्टिंग वगैरह का क्या प्रोसेस होगा वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पहली चीज तो ये देख लो कि थर्ड पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी तरीके से, लेकिन ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर ओपन राउंड कंडक्ट होता है सेकंड राउंड के बाद। मैं उसके बारे में भी इन्फॉर्म करूंगा जब ओपन राउंड का नोटिस आएगा। ठीक है, तो ओपन राउंड तभी होगा जब सेकेंड राउंड के बाद ओवर होने के बाद जो है सीट्स खाली बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद देखो यहां पर जब जो सेकेंड राउंड में जो पार्टिसिपेट करेंगे कैंडिडेट्स, वो वाले कैंडिडेट्स जो अपग्रेडेशन के लिए आगे जाएंगे, मतलब जिन्हें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो चुका है और वो सेकेंड राउंड में आगे अगर प्रोसीड करते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो देखो उनका कॉलेज सिर्फ अपग्रेड होगा, यानी कि
मान लो आपकी जो भी चॉइस थी, आपको 4th नंबर पे जो आपने चॉइस फिल करी थी, सपोज वो वाला कॉलेज मिल गया, मान लो 4th नंबर पे एम्स ऋषिकेश रखा था आपने, आपको वो मिल गया। अब उससे ऊपर जो 3 एम्स होंगे, चाहे वो दिल्ली हो, जोधपुर हो या भोपाल हो या और कोई हो, ठीक है, तो ऊपर के 3 एम्स में से आपको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे ही जो भी नंबर की आपको चॉइस मिली है, उससे ऊपर जितने भी कॉलेज हैं उसमें से आपको कोई भी मिल सकता है, लेकिन आपकी चॉइस जहां पर है उसके नीचे जो नंबर है, मान लो किसी को 4th नंबर वाला कॉलेज मिला है, 4th नंबर पे चॉइस पे उन्होंने रखा था, तो ऐसा नहीं है कि किसी को 5th नंबर वाला या 6th नंबर वाला मिल जाएगा। ठीक है, डाउनग्रेड नहीं होगा, सिर्फ कॉलेज अपग्रेड होगा जिन्हें फर्स्ट राउंड में मिल चुका है। ठीक है, और यहां पर जो है देखो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है इन्होंने कि मेडिकल एग्जामिनेशन एंड अदर एडमिशन फॉर्मेलिटीज ओनली फॉर एम्स न्यू दिल्ली विल बी डन ऑन 14th of August एट कॉन्फ्रेंस हॉल एम्स न्यू दिल्ली एट शार्प 9 AM। ठीक है, तो देखो ये तो मेडिकल के लिए लिखा है, ये रिपोर्टिंग के लिए नहीं है। अभी ध्यान से समझना, रिपोर्टिंग का अलग स्केड्यूल है एंड मेडिकल का अलग होता है। तो एम्स न्यू दिल्ली का सिर्फ यहां पर लिखा है इन्होंने कि 14 अगस्त को आपका जो है मेडिकल होगा, एंड बाकी जो एम्स हैं, मान लो किसी को ऋषिकेश मिला है, किसी को भोपाल मिला है, किसी को पटना मिला है, तो वहां पर जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो आपको खुद से वो लोग बताएंगे कि आपको मेडिकल एग्जाम के लिए कब आना है। ठीक है, कुछ दिन बाद बुलाते हैं, मे बी 1 वीक बाद या फिर 10 दिन बाद। ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन एम्स न्यू दिल्ली के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि एम्स न्यू दिल्ली जिसको अलाउड हुआ है बीएससी नर्सिंग में, उनको जो है मेडिकल के लिए 14th of August को आना होगा, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए उनको पहले जाना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहां पर देखो लिखा है कि प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। तो उन्हें क्या प्रोसेस करना है? ऑल कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट at any aims in the first round of seat allocation are required to log in through the online seat allocation portal by visiting at website. ठीक है, and actively exercise one of the following options starting from 7th August 2023 10 AM till 5 PM on 12th August 2023. Failure to select of the option as below will lead to cancellation of the allocated aims and candidate will become ineligible to participate in the second round. ठीक है, तो देखो क्या है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना, अभी सिर्फ आपको 7th of August का वेट करना है, 7 अगस्त का वेट करना है। 7 अगस्त से आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्या है कि 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से जो है आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा। अब देखो इन्होंने 10 बजे लिखा है, तो टेंशन मत लेना। अगर करेक्ट 10:01 पे अगर आप चेक कर रहे हो एंड अगर वो लिंक एक्टिव नहीं हुआ, वो 11 भी बज सकते हैं, 12 भी बज सकते हो, तो इतना पैनिक होने की उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 10 बजे इन्होंने भले ही मेंशन करा है, मतलब दोपहर तक तो हो ही जाएगा। तो 7 अगस्त को जो है आपने दोपहर लगभग 12-1 बजे अपना क्या करना है, लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 जब आप लॉग इन करोगे। ठीक है, तो वहां पर क्या है, ऑप्शन 1 का मतलब है कि जो आपको सीट मिली है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, आप वहां पे जाके एडमिशन लोगे एंड उसके बाद सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। एंड ऑप्शन 2 का मतलब क्या है कि आपने जो कॉलेज आपको मिला है आप वहां पर जाके एडमिशन लोगे एंड सीट अपग्रेड करने के लिए जो है सेकेंड राउंड में आप आगे जाना चाहते हो। ठीक है, सेकेंड राउंड में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि सेकेंड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो या ऑप्शन 2 अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो अगर सपोज आपका कॉलेज अपग्रेड होता है तो आपको फिर न्यू वाला कॉलेज अपना ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आप फिर उसके लिए मना नहीं कर सकते। ठीक है, और जो आपका पिछला वाला कॉलेज होगा, वो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको मिला होगा, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर राउंड 2 में आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होता है, तो राउंड 1 वाला जो कॉलेज है वो आपका कैंसिल नहीं होगा, वहां पर ही आपका एडमिशन रहेगा। ठीक है, तो मतलब आपको अगर सच में अपग्रेड करवाना हो, सपोज आपने जोधपुर में एडमिशन ले लिया, ठीक है, या मान लो भोपाल वाले में एडमिशन ले लिया एंड आपको सपोज जोधपुर या दिल्ली मिल गया, तो आपको एडमिशन लेने वहां पर जाना होगा। अदरवाइज 1 लाख रुपीस की पेनाल्टी लगेगी आपके ऊपर। ठीक है, वो कैसे लगेगी? अब आप सोचोगे कि भाई घर से तो आकर ले नहीं जाएंगे वो, तो वो कैसे लगेगी? क्योंकि जब आप अभी रिपोर्टिंग करने के लिए जाओगे तो एडमिशन के टाइम पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या है, अगर आप ऐसा कुछ भी गड़बड़ करते हो, सेकेंड राउंड में आगे पार्टिसिपेट करते हो, कॉलेज आपको मिलता है, आप रिपोर्टिंग करने नहीं जाते, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं करेंगे एंड करेंगे तो आपसे एक्सचेंज में वो 1 लाख रुपीस लेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो सेकंड राउंड में सीट मिलती है तो आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा वहां पर एडमिशन लेना। एंड सपोज सेकंड राउंड में किसी का अपग्रेड नहीं होता तो सेम वही वाला कॉलेज रहेगा जो उसको राउंड 1 में मिला था। ठीक है, अब 7th of August से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा एंड 7 तारीख से ही आपकी रिपोर्टिंग भी चालू हो जाएगी, यानी कि 7th of August से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा।
तो 7 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक आपको जो है अपना एडमिशन करवाना है या रिपोर्टिंग करवानी है वो वाले कॉलेज में जहां पर आपको सीट अलॉट की गई है। अगर किसी को एम्स भुवनेश्वर मिला है तो उसको अपने घर से भुवनेश्वर जाना होगा, अगर किसी को दिल्ली मिला है तो दिल्ली जाना होगा, किसी को भोपाल मिला है तो भोपाल जाना होगा। 7 अगस्त से लेके 12 अगस्त के बीच में आप कभी भी एडमिशन करवाने जा सकते हो। ठीक है, तो यहां से अभी आपको एक बात पता लग रही है कि 7 अगस्त से अगर हमारा शुरू है तो अगर सपोज आप प्लान कर रहे हो कि हमें 7 अगस्त को पहुंचना है, 8 को भी पहुंच सकते हो, 9 को भी पहुंच सकते हो, लेकिन भाई कोई भी कैंडिडेट ऐसा मत करना कि 12 अगस्त को एडमिशन करवाने जा रहे हो। ठीक है, लास्ट डे पे एडमिशन करवाने मत जाना, क्योंकि मान लो अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ी निकलती है, कुछ भी होता है या टाइम ज्यादा लग जाता है तो भाई आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है उस वजह से। तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम आपके पास होना चाहिए, इतना मार्जिन होना चाहिए सो दैट कि यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करना कि आप एम्स जो भी आपको अलॉट हुआ है वो 10 अगस्त तक पहुंच जाओ किसी भी हाल में। ठीक है, तो 10 अगस्त तक अगर आप पहुंच जाओगे आपका एडमिशन वगैरह सब सही से हो जाएगा। ठीक है, हो तो 12 अगस्त को भी जाएगा, लेकिन वही है कि एट द 11th आवर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फिर आपके पास टाइम नहीं होगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश यही करना है कि 10 अगस्त तक पहुंच जाओ। तो जिसको भी अपना रिजर्वेशन करना है, टिकट्स करनी है, चाहे वो ट्रेन की करनी हो, फ्लाइट की करनी हो, जो भी करना है, तो आप इस तरीके से प्लान करो कि आपको 7 की मॉर्निंग में पहुंचना है या 8 की मॉर्निंग में पहुंचना है, वो अपने अकॉर्डिंग देख लो। 7, 8, 9, 10 जब जाना चाहो तब जा सकते हो। ठीक है, एंड एटलीस्ट 2 दिन का टाइम वहां पर रखना जरूर। ठीक है, ऐसा मत करना कि आप पहुंच रहे हो 7 की मॉर्निंग में एंड 7 की नाइट में आपने वहां से रिटर्न टिकट्स अपनी बुक कर रखी हैं। कम से कम 2 दिन अपने साथ वहां पर लेकर जाना, या फिर चाहो तो अपनी रिटर्न टिकट्स ना करो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप रिटर्न टिकट्स एडवांस में करना चाह रहे हो, ठीक है, एंड फ्लाइट्स में तो देखो ज्यादा रिस्की रहता है क्योंकि फ्लाइट में आपका पेनाल्टी बहुत ज्यादा लगती है। ट्रेन में तो भले ये है कि अगर आप कैंसिल करवाते हो तो अगर एसी वगैरह में भी कैंसिल करवाओगे तो 300 से 500 ही कैंसिलेशन चार्ज लगता है, लेकिन वहां पर फ्लाइट के केस में जो है 1000 रुपीज लग जाते हैं। ठीक है, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। रिटर्न टिकट्स अगर करवाना चाहते हो तो एटलीस्ट 2 दिन का टाइम वहां पर लेकर चलना। ठीक है, मान लो अगर आप 8 को पहुंच रहे हो मॉर्निंग में तो 8 का डे आपके पास रहना चाहिए, 9 का भी डे आपके पास रहना चाहिए, 9 को फिर रात की रिटर्न टिकट्स आपकी वहां से होनी चाहिए। ठीक है, और अभी चाहो तो ना भी करवाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तत्काल वगैरह में फिर वापसी जो है रिटर्न की टिकट्स ले सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, बस ये मेरी तरफ से एडवाइस थी आपके लिए कि कम से कम 2 दिन रखना, सेम डे का रिटर्न टिकट प्लीज बुक मत कर लेना। हो सकता है कि सेम डे भी आपका काम हो जाए बट जरूरी नहीं है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। एंड देखो ऑप्शन कहीं से भी सिलेक्ट करो, ऑप्शन चाहे आप कॉलेज पहुंच के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन करना है, वो 2 मिनट का ही काम है, या घर से कर लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉलेज पहुंच के भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो तो सिर्फ 2 मिनट का काम है। बाकी आपको करना क्या है, 7 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक जो है आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और अलॉटमेंट लेटर जो है वो भी तभी आएगा जब आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जो है आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा एंड वो भी 7 अगस्त के बाद ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद देखो इन्होंने 1 लाख रुपीज की पेनाल्टी वही चीज लिखी है, मैंने समझा दिया है अच्छे से, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये लिखा है कि द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट एट रिस्पेक्टिव एम्स। ठीक है, जो भी उनको एम्स अलॉट हुए वहां जाना होगा 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में, ऑफर लेटर के साथ। ठीक है, जो कि आप डाउनलोड कर पाओगे बाद में, मतलब 7 अगस्त के बाद ही कर पाओगे शायद। ठीक है, और उसके बाद है हाँ, ये जो है ना मतलब डीडी ऑफ ₹1 लाख, ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि 1 लाख रुपए का जो डीडी है, देखो पेनाल्टी वाली चीज मैंने समझा दी, लेकिन ये 1 लाख रुपए का डीडी का एक और अलग से कुछ मैटर है। वो बेसिकली मैटर ये है कि मान लो किसी का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ खो गया है एंड उसे लगता है कि विद इन 1 वीक उसे मिल जाएगा, लगभग 1 हफ्ते का ही टाइम देते हैं वो, तो आपको लगता है कि 1 हफ्ते में वो डॉक्यूमेंट अरेंज हो जाएगा जो जिसकी नीड उनको है, तो उसके अगेंस्ट आप 1 लाख रुपीज का डीडी वहां पे सबमिट कर सकते हो इन ऑर्डर टू सिक्योर और सीट। ठीक है, अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए 1 लाख रुपीज का डीडी आप जमा कर सकते हो, लेकिन वो बोलेंगे कि अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आ पाए, ठीक है, जो भी टाइम वो देंगे, चाहे वो 5 डेज का दे चाहे वो 1 वीक का दे, उतने टाइम में आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा अगर आपसे कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिस हो चुका है। ठीक है, तो अगर उतने में ला देते हो तब तो आपको 1 लाख रुपीज का डीडी वापस हो जाएगा और वो वाला जो सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, वो अपने पास रख लेंगे। एंड नहीं ला पाते हो तो फिर 1 लाख रुपीज का डीडी आपका जमा हो जाएगा, वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा, तो वहां पर भी 1 लाख रुपीज का नुकसान हो सकता है आपको। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद
बस यही सेम चीज़ ही लिखी है, ठीक है, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट्स देख लो आपको क्या क्या लेके जाने हैं। ऑफर लेटर, ठीक है, जो अभी आप डाउनलोड करोगे जब आप ऑप्शन चूज करोगे उसके बाद होगा। उसके बाद सीट एलोकेशन लेटर, ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। और फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये बेसिकली क्या है, जब आपने अपना फॉर्म फिल करा था तो जब आपने फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लिया था उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का PDF होगा उसको प्रिंट आउट करवा के ले जाना, ठीक है। और उसके बाद एडमिट कार्ड इशूड बाय एम्स, तो अपना एडमिट कार्ड ले लेना, ठीक है। अगर वहां पे सपोज सबमिट हो गया था, मेरे को याद नहीं है सबमिट हुआ था या नहीं होता, तो आप एडमिट कार्ड दोबारा भी निकाल सकते हो। अगर वहां पे ऑनलाइन आपके डैशबोर्ड पे ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो आपके पास PDF होगी अपने पास सेव, ठीक है, तो उस PDF का प्रिंट दोबारा से निकाल लेना। फिर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो देखो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10th का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है, 10th की मार्कशीट अलग होती है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है। एंड कुछ बोर्ड्स में ये सेम भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये सेम होगा तो आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब सर्टिफिकेट भी वही है, मार्कशीट भी वही है। एंड अगर ऐसा नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि मार्कशीट आपके बोर्ड में अलग है एंड पासिंग सर्टिफिकेट अलग है। उसके बाद है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ पासिंग द 12th, ठीक है। तो आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है, ये इसकी भी आपको कॉपी लेके जानी है। एंड उसके बाद जो है ठीक है, ओरिजिनल तो लेके जाने हैं एंड साथ साथ आपको क्या है अपने फोटोकॉपीज भी लेके जानी है। तो कम से कम 3-3 सेट इसके फोटोकॉपी जरूर करवा लेना, ठीक है। तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये सब लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका है, जो भी कैटेगरी आपकी लगी है तो वो लेके जाना है। जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, ठीक है, बस इतना ही लेके जाना है, बाकी और इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है। क्लियर है, तो बस इतना ही है। बाकी ईमेल आईडीज वगैरह दी, किसी को अपने एम्स में कुछ भी पूछताछ करनी है, कुछ इंक्वायरी करनी है एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो अपने रिस्पेक्टिव एम्स जो भी आपको अलॉट हुआ है वहाँ की ईमेल आईडी यहाँ से देख सकते हो इस PDF में से, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आप उनको मेल करके अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बस इतना ही है, और कुछ इतना खास है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को इंस्टा पे भी DM कर सकते हो। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।